ये चीज समझ में आ गया। जब पैरेलल लाइन रहेगा तो कैसे फिट करेगा, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं जरा उसको जरा सुनना। बोल रहा है कि एक प्लेन में 37 लाइन है। कितने लाइन है? 37। जरा इसको जरा अच्छे से विजुअलाइज करने की कोशिश करना। टोटल लाइंस कितने हैं? 37, ठीक है। इसमें से जो 13 लाइंस हैं वो ये खास पॉइंट ए से पास कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए, तो ये खास पॉइंट है ए, उससे कितने जा रहे हैं? 13। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू बी, वो कितने हैं? 11, ठीक है। अब बाकी सारे लाइन अलग अलग हैं, कोई पैरेलल नहीं है। बाकी बच कितने गए? 13, 11, 24, 13 को बच गया ना। बाकी 13 को लाइन प्लेन में इधर उधर है, कोई भी पैरेलल नहीं है, कोई भी पैरेलल नहीं है, ठीक है। फाइंड दी, ठीक है, फाइंड दी नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताइए कितने पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाना, बनेगा ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या इसमें लॉजिक लगाना था? इधर अगर सारे लाइन अलग अलग रहते, ठीक है, तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलते? 37C2, ठीक है। यानी कि इफ ऑल लाइंस आर नॉट पैरेलल और कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब एक ही बिंदु से ना जाए, ठीक है। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? वैसे लाइन जो कि एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंकरेंट। यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट ए से कितने जा रहे हैं? 13, पॉइंट बी से कितने जा रहे हैं? 11। अगर सब अगर जैसे तैसे रहते, ठीक है, इस तरह का कंडीशन नहीं रहता तो कितने होते? 37C2 इतना होना चाहिए था, ठीक है। ये कितना आ गया था? 666, ठीक है। लेकिन उसने बोल दिया कि 13 लाइन ऐसे हैं जो कि पॉइंट ए से ही जा रहे हैं, यानी कि ये जो 13 लाइन हैं इनसे आपको कितना पॉइंट मिला? एक। और से मिल, अगर वो एक पॉइंट से नहीं जाते, सब अलग अलग रहते तो कितने मिलते? मिलना चाहिए था। और समझ आ रहा है? यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर एग्जैक्ट नंबर का बात करें, सो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहली बात कितना होगा? 37C2 माइनस 13C2। मिलना तुमको ये चाहिए था, लेकिन ये मिला नहीं है, कोई दिक्कत? अच्छा, उसी तरह से 11 लाइन जो है पॉइंट बी से जा रहे हैं, तो मिलना कितना चाहिए था? 11C2। मिले तो नहीं, ठीक है, तो माइनस 11C2। लेकिन ये 13 लाइन से कितना पॉइंट मिला है? एक ही पॉइंट, +1। इससे कितना मिला है? 11 लाइन से +1। इसको सोल्व कर लो। 666 माइनस 78 कितना आ जाएगा? ये 535। समझ में आया आयुष? समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जरा देखना, सपोज करो वैसे वही क्वेश्चन, 10 पॉइंट्स हैं एक प्लेन में, 10 पॉइंट्स हैं जिसमें कि 4 कोलिनियर हैं। 4 पॉइंट्स कितने क्या हैं? कोलिनियर। फाइंड दी नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
बोर्ड के सिलेबस में आपका जो ट्रायंगल तक रहता है, लेकिन अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेंगे, ठीक है, अपना रख करके जरा इसको सोचना स्टार्ट करो। क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेंगे, और ये भी सोचना कब कब नहीं बनेगा, ये 4 पॉइंट कोलिनियर होने से कब कब नहीं बनेगा, ये सोचना जरा, ठीक है। जरा बनाओ, बनेगा ये क्वेश्चन। इधर देखना, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो उसमें जरा ये भी सोचा करो कि हमको कहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। जैसे में कोई कोलिनियर पॉइंट नहीं रहता, तब तो मेरा सीधे जवाब आ जाता 10C4। लेकिन उसने बोला है कि 4 पॉइंट कोलिनियर है, P1 P2, एक लाइन ही बना लेते हैं, P2 P3 P4, बाकी सारे पॉइंट इधर इधर है, P5 P6 P7 P8 P9 P10, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो 10C4 मेरा आंसर हो जाता, बना के निकल जाता। कोलिनियर होने से क्या हुआ, या इधर देखना कि पहली बात कि अगर चारों के चारों पॉइंट को हम ले लें तो भी कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो एक केस तो माइनस हो गया 4C4, यानी कि चारों में से चारों पॉइंट ले लो तो भी मतलब कि कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। और पॉसिबिलिटी है क्या कि क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, तब तो बनेगा। इसमें से 2 ले लें और इधर का कोई 2 पॉइंट ले लें, क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये चीज इसमें काउंट हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत, इसका 3 और उसका 1। अगर हम इसका 3 पॉइंट, हमको 4 पॉइंट चूज करना था, अगर इसमें से हम 3 पॉइंट चूज कर लिए और 1 पॉइंट इधर से आया, ये भी तो इसमें काउंट हुआ है, तब तो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या बनेगा, इसका 3 पॉइंट और इसका कोई 1 पॉइंट लिए। अब सुन रहा है ना, कोई दिक्कत। तो इसमें से 3 पॉइंट लेने का तरीका कितना, 4C3, इसका 3 पॉइंट ले लिए। अच्छा, बाकी के कितने पॉइंट है, 6, बाकी के 6 में से 1 पॉइंट ले लिए, 6C1। तो 4C3 इंटू 6C1 क्या आएगा, 4 इंटू 6 कितना, 24। यानी कि 24 जो है और क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेंगे, क्योंकि वो क्या बने हुए हैं, ट्रायंगल। इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, सुन रहा है ये। यानी कि 10C4 का वैल्यू कितना आया था टोटल, 210। तो तुम क्या करेगा, 210 माइनस 24 माइनस 1 4C4 वाला, 210 माइनस कितना हो गया, 25, कितना आ जाएगा, 185। समझ में आया ये, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो इधर देखो, यानी कि अभी तक जितना कुछ पढ़े हैं, अगर उसका फॉर्मूला बनाना रहे, ठीक है, अब इधर देखना, ये सब किताबों में जो फॉर्मूला लिखा रहता है किस तरह से, जरा देखना। फॉर्मूला क्या देता है, इफ देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन out of which m are collinear and none of other 3 are कोलिनियर। इसके अलावा कोई भी पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है, क्योंकि बाकी 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही रहते हैं। 2 पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन से जाएं, तो 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन जाता है, लेकिन 3 पॉइंट कोलिनियर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एम जो पॉइंट से कोलिनियर है, बाकी कोई भी कोलिनियर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन रहता है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, नंबर ऑफ लाइंस
ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस। तो तुमको पता है टोटल n पॉइंट है, तो NC2 m वो कोलिनियर है तो उसको माइनस करना पड़ता है, माइनस MC2 प्लस 1। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा बनेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कितने होंगे? NC3 माइनस MC3। कोई दिक्कत? 3 पॉइंट को चूज करेंगे, ठीक है, लेकिन हमको पता है कि जो m पॉइंट दिए गए हैं उनमें से अब कोई भी 3 पॉइंट चूज किए तो वहां पर ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब पता चल रहा है ना कैसे फॉर्मूला। तीसरा, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए टोटल में से 4 पॉइंट लिए थे NC4, ठीक है। फिर हमको क्या पता चला कि अगर जो कोलिनियर है उसमें से 3 पॉइंट लें, बाकी बचे हुए में से 1 पॉइंट ले तो भी नहीं बनेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा किसको? जरा देखना, MC3 m पॉइंट्स कोलिनियर है। अच्छा, तो बच कितने गए पॉइंट? n माइनस m इंटू n माइनस MC1। वहां से 1 पॉइंट उठाए बचे हुए में से, जिसमें अभी जो था 10 में था, ठीक है, 4C3 इंटू 6C1 किए थे। अच्छा, ये तो हुआ 3 पॉइंट लिए, या फिर चारों पॉइंट ले ले, ठीक है, माइनस MC4। अगर m में से कोई चारों पॉइंट भी ले लें तो भी क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। इस समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3 फॉर्मूला यहां से आया। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। जरा देखना इधर बाबू, देखना, हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये 4 पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है, लग नहीं रहा लेकिन सब के सब क्या है? पैरेलल है, ठीक है। L1 L2 L3 L4, ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5। 4 लाइन उधर से पैरेलल हैं, 5 लाइन इधर से पैरेलल हैं, ठीक है। तो बताइए टोटल कितने पैरेललोग्राम बने? वैसे काउंट मत करो, बेसिक अपना जो दिमाग लगाओ। पैरेललोग्राम बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? जिसके अपोजिट साइड्स क्या हों? पैरेलल हों, ठीक है, जिसके अपोजिट साइड्स क्या हों? पैरेलल हों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपोजिट साइड्स का बात किया जाए, देखना इधर, समझना इधर, तो यहाँ से कोई भी 2 लाइन ले लें और इधर से कोई 2 लाइन ले लें, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम सिर्फ यही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ यही पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, बड़ा वाला, इधर से पैरेललोग्राम है। आप समझ में आ रहा है ना? तो दिक्कत, अगर हम यहाँ पर 5 लाइन ऐसे खींचे हैं, 4 लाइन इधर ऐसे खींचे हैं, तो कोई भी इधर का 2 लाइन ले लें और इधर का कोई भी 2 लाइन ले लें तो एक पैरेललोग्राम मेरा बन जाएगा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? 5। अगर इधर का बात करें तो 5 लाइन है तो 5C2, पांचों में से कोई 2 लाइन चुन लो और इधर से कोई 2 लाइन चुन लो, इंटू, कोई डाउट इसमें? 5C2 का वैल्यू कितना? 10, इसका वैल्यू कितना? 6, कितना हो जाएगा? 60 पैरेललोग्राम बनेंगे। बात सुना रहा है? कोई दिक्कत? 60 पैरेललोग्राम बनेंगे। चलो इधर देखना, यानी कि अगर इसको अगर फॉर्मूला पर लिखना चाहें, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? चौथा जो है, इफ ए सेट ऑफ m पैरेलल लाइंस
इज intersected by a set of n parallel lines, n parallel lines, ठीक है, n parallel lines, then number of parallelogram, then number of parallelogram equals to mc2 into nc2, ठीक है। इसको आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। mc2 का वैल्यू m इंटू एम माइनस 1/2 और इसका n इंटू एन माइनस 1/2, इसको ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा? हमको नहीं लग रहा कि यहाँ तो कोई दिक्कत होना चाहिए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आई कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगला क्वेश्चन, चेस बोर्ड देखा है ना? चेस बोर्ड, आठ को रहता है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, लग नहीं रहा है लेकिन सब के सब क्या है, स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा दिखेगा। अगर इसमें कोई तुमसे पूछे कि कितने रेक्टेंगल बनेंगे, कितने रेक्टेंगल बनेंगे, उसका जवाब दो जरा। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हैं, टोटल 64 घर होते हैं, 64 घर हो गए, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि कितने जो हैं, कितने जो हैं क्या रेक्टेंगल बनेंगे। रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम क्या बोला था आंसर? गलती कर दिया थोड़ा सा। अरे रेक्टेंगल बनाना है, चाहिए पैरेलल लाइन था, पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये रेक्टेंगल वाला केस है, दोनों तो सेम ही है ना। यहाँ पर ये तो गिन लो कितने लाइन है। अगर कोई भी दो लाइन चूज करेंगे, 8 ही लाइन कैसे है? जब 8 को बॉक्स, जब 8 बॉक्स है, लाइन 9 ना होगा। जब टोटल यहाँ पर 8 बॉक्स बने हैं तो लाइन कितने होंगे? 9 होगा ना। 1 2 3 4, तो 9 में से कोई 2 को लेंगे इधर से, और इधर से 9 में से कोई 2 को लेंगे, तब ना जाकर के रेक्टेंगल तैयार होगा। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा ये? 9c2 इंटू 9c2, ठीक है, यानी कि 36 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 1296। समझ में आ रहा है? अरे इसमें भी क्या हो रहा है, वहां पर तो पैरेलल लाइन था ऐसे, यहां पर भी तो पैरेलल लाइन ही है, बशर्ते कि अब यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल इसमें स्क्वायर भी आ जाएंगे। बस सुना रहा है? अब आपको हम 10 मिनट का टाइम देते हैं, बोलते हैं क्या आप हमको सिर्फ इसमें बताइए स्क्वायर कितने होंगे, सिर्फ स्क्वायर कितने होंगे, रेक्टेंगल नहीं चाहिए हमको। रेक्टेंगल निकालना तो आसान था, सिर्फ स्क्वायर बताने हैं, ठीक है। सिर्फ सोचना स्टार्ट करो।
कॉपी पर जो है आराम से सोचना स्टार्ट करो, स्क्वायर कैसे कैसे बनेगा। कॉपी पर सोचना स्टार्ट करो, स्क्वायर कैसे कैसे बनेगा। देखना बाबू, इधर देखना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना कि कोई चीज बन कैसे रहा है। अगर वो चीज आ गया बनाने तो फिर जो सवाल बन जाएगा। ये सब हो चुका, अब जरा इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखना जरा, अगर हम ये छोटा सा ये स्क्वायर बनाना चाहते हैं, सपोज करो इसको, ठीक है, ये कब बनेगा जरा इसके लिए पहले सोचो। जैसे मैं तुम बोल रहा है कि सर इधर से कोई दो लाइन ले ले, इधर से 2 लाइन ले ले, ठीक है, तो रेक्टेंगल का केस देने लगेगा, उसमें स्क्वायर भी उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे में इसको अगर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, जरा देखना इधर। अगर हमारे पास इस तरह का अवेलेबल है स्ट्रिप, इस तरह का स्ट्रिप अवेलेबल है और ऐसे वाला स्ट्रिप अवेलेबल है, ये भी 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का। जैसे ही इस स्ट्रिप को यहां पर ला करके रखेंगे स्क्वायर मिलेगा, इस स्ट्रिप को यहां पर ला कर रखेंगे तो ऐसे ना बनेगा, कोई दिक्कत। तो तुमको ये पता करना पड़ेगा कि स्ट्रिप कितने अवेलेबल है, 1 इंटू 1 वाले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्ट्रिप बन गए ऐसे, और 8 स्ट्रिप बन गए ऐसे। ये जहां जहां आकर के एक दूसरे के साथ मिलेंगे वहां पर क्या होगा, स्क्वायर क्रिएट होगा। बात सुन में रहा है, कोई दिक्कत। यानी कि मान लो कि हम 1 यूनिट ले रहे हैं, इसको एरिया कितना ले रहे हैं, 1 यूनिट, ये 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8, क्योंकि ऐसा ऐसा स्ट्रिप का वो है, कितना है, 8 हॉरिजॉन्टल है और 8 क्या है, वर्टिकल। 8 इंटू 8 कितना, 64। अब आ जाते हैं वैसा स्क्वायर बनाने के लिए। यहां देख बाबू, ये तो ऐसा स्ट्रिप कितना अवेलेबल है, स्ट्रिप ही काउंट करना है, 4 नहीं 7 है ना भाई। देख, एक यहां पर हो गया, फिर दूसरा यहां पर बनेगा, फिर तीसरा यहां पर, फिर चौथा यहां पर, ठीक है, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर ये 7वां। समझ आ रहा है बात, कोई दिक्कत। यानी कि इस तरह का बात किया जाए तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिप हो गया पहला स्ट्रिप, यहाँ पर हो गया क्या, दूसरा स्ट्रिप, ठीक है। तो ऐसे से कितना स्ट्रिप अवेलेबल है, 7। और उसी तरह से वर्टिकली भी बात करेंगे, पहला स्ट्रिप फिर दूसरा स्ट्रिप कहाँ से बनेगा, पॉइंट को मार्क कर दे, अगर देखो इधर लाइन L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9। तो पहला स्ट्रिप बनाने के लिए किसका जरूरत, L1 L3, फिर L2 L4, फिर L3 L5, ऐसे ना जाएंगे तो कहां तक जा सकते हैं, L7 तक, इसके आगे तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि L7 पे जाएंगे तो L9 वाला के साथ क्या बनेगा, स्ट्रिप बन जाएगा। तो 7 को बना, ठीक है। तो 7 को ऐसे है, 7 को वैसे है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट, 7 इंटू 7, कोई दिक्कत। अच्छा, उसी तरह से अगर 3 यूनिट का बनाना चाहें तो यहां तक स्ट्रिप लेना पड़ेगा, बोल बाबू, ठीक है। यानी कि L1 L4, फिर L2 L5, फिर L3 L6, 4 यूनिट का बनाना है। तो L9 को अगर लेना है कहां तक जाना पड़ेगा, 6 तक। तो कितने स्ट्रिप अवेलेबल हैं, 6। ऊपर से भी कितने होंगे, 6, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रिप ऑफ 3 यूनिट, 6 इंटू 6, समझ में रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब जाएंगे लास्ट में जो सबसे बड़ा वाला बनेगा तो 1 इंटू 1 का,
यानी कि क्या हो जाएगा 8 यूनिट वाला हो जाएगा। ये क्या हो गया 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर के 8 का स्क्वायर। और इसका हम लोग फॉर्मूला जो है पढ़े हैं, सिग्मा एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, होता है फॉर्मूला सिग्मा एन स्क्वायर का। क्या होता है एन इंटू, अच्छा इस पर आते हैं, क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू यानी 17/6। इसको काट लो, कितना बार में 3 से 3 टाइम्स में, 4 3 जा 12, 12 इंटू 17 कितना हो जाएगा 204। इतने उसमें स्क्वायर थे। टोटल कितने बने थे रेक्टेंगल 1296। इसमें स्क्वायर भी अवेलेबल है और हमको अलग से पता चल गया कि स्क्वायर भी कितने हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ये? समझ में आ रहा है ये? चलो यहां पर ये चीज हो गया। अच्छा, ये तो चेस बोर्ड का प्रॉब्लम था। ऐसा हो सकता है कि एन लाइन रहे, एन हॉरिजॉन्टल लाइन रहे और एन वर्टिकल लाइन। कोई दिक्कत? एन हॉरिजॉन्टल एंड एन वर्टिकल लाइंस। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो टोटल लाइंस कितने थे 9। टोटल लाइंस कितने थे 9। ये कहाँ तक गया 8 तक गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? 8 तक गया। तो एन रहेगा तो कहाँ तक जाएगा n-1 तक। क्लियर है? ठीक है, यानी कि अगर इसको लिखना चाहे, इसको लिखना है या डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं? ठीक, यहां देख बाबू, यहां पर इफ, ठीक है, n पैरेलल लाइन, हाँ n पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाई n अदर पैरेलल लाइंस, ठीक है, एट 90 डिग्री। 90 डिग्री रहेगा तभी तो बनेगा रेक्टेंगुलर स्क्वायर एट 90 डिग्री। ठीक है, देन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल के लिए NC2 इंटू NC2 हो गया था, NC2 इंटू NC2। इसमें स्क्वायर भी है, इसमें स्क्वायर भी है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बगल में लिख देते हैं इंक्लूडिंग स्क्वायर, इसमें स्क्वायर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू NC2 इंटू NC2 यानी कि NC2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर बाई 4, या फिर ऐसे ही लिखो सिर्फ। ये होता है, कोई दिक्कत? ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के n-1 का स्क्वायर। क्या होगा n-1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर। और सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n के जगह पे n-1 रख दो, तो n-1 इंटू n इंटू 2n-1/6। सुन में आ गया? ठीक है, अगर 90 डिग्री नहीं रहेगा तो रेक्टेंगल के जगह पर क्या बनेगा तुम्हारा पैरेललोग्राम।
और स्क्वायर की जगह पे क्या बनेगा, रोहम्बस। और सुन रहा है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री न रहे तो रेक्टेंगल की जगह पर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, और स्क्वायर की जगह पर क्या बनेगा, रोहम्बस। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये वाला फॉर्मूला याद है, n इंटू एन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर किसका होता है, सिग्मा एन क्यू का था। ये सिग्मा एन क्यू क्या होता था, कोई दिक्कत वही है कि नहीं। ठीक है, यानी कि इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहें, अगर एन लाइन है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एन क्यू। ठीक है, और ये क्या हो गया, सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ रहा है। तो आज इसको यहीं पर रोकते हैं, कल थोड़ा और जो 2-4 टाइप होगा इसमें कुछ ऐड कर दिया जाएगा। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन इतना ही रहेगा।